नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम भौतिक भूगोल की गहराई में उतरने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो बस एक कठोर और शांत सी चट्टान है ना? लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी पृथ्वी कोई रुकी हुई या शांत जगह नहीं है, बल्कि ये एक बेहद सक्रिय, जीवित और गतिशील प्रणाली है जो लगातार हर पल बदल रही है। तो चलिए इस अद्भुत ग्रह की संरचना को जरा करीब से समझते हैं। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? हम शुरुआत करेंगे हमारे पर्यावरण से, फिर जाएंगे पृथ्वी की गहरी परतों के अंदर। इसके बाद चट्टानें और उनका चक्र देखेंगे, पृथ्वी के अंदर होने वाली अचानक हलचलों को समझेंगे और अंत में देखेंगे कि बाहर के बल हमारी जमीन को कैसे आकार देते हैं। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। हमारा पर्यावरण आखिर ये है क्या? क्या आपने कभी सोचा है कि एनवायरनमेंट शब्द आया कहाँ से है? दरअसल ये एक फ्रेंच शब्द एनवायरनेयर से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब होता है पड़ोस। यानी जो कुछ भी हमारे आसपास है वही पर्यावरण है। और जब हम सभी जीवित प्राणी अपने इस भौतिक परिवेश के साथ आपस में तालमेल बिठाते हैं तो वो एक इकोसिस्टम या पारितंत्र बन जाता है, एकदम परफेक्ट टीमवर्क की तरह। अब इस प्राकृतिक पर्यावरण के 4 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला स्थल मंडल यानी जमीन, दूसरा जल मंडल जिसमें नदियां और समंदर आते हैं, तीसरा है वायुमंडल जो एक ढाल की तरह हमें सूरज की हानिकारक यूवी किरणों से बचाता है, और चौथा बायोस्फीयर या जैव मंडल। ये वो बहुत ही संकरा सा हिस्सा है जहां असल में जीवन पनपता है। दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं बेसिक्स का इस्तेमाल करके इंसानों ने बस्तियां बसाईं और बार्टर सिस्टम जैसी चीजें शुरू की। भाग 2। चलिए अब जमीन के नीचे चलते हैं और देखते हैं पृथ्वी के अंदर क्या छिपा है। एक बहुत ही बढ़िया तुलना की जाती है कि हमारी पृथ्वी बिल्कुल एक प्याज की तरह है। जी हाँ, प्याज, जिसके अंदर एक के बाद एक कई परतें छिपी होती हैं। जैसे जैसे आप छिलके उतारेंगे आपको नई परत मिलेगी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का ये सबसे आसान तरीका है। अब जरा इस डेटा को देखिए, ये सच में हैरान कर देने वाला है। जिस जमीन पर हम चलते हैं, घर बनाते हैं, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वो पूरी पृथ्वी के वॉल्यूम का सिर्फ और सिर्फ 1% है। महज 1%। इसके ठीक नीचे 84% का विशाल हिस्सा मेंटल का है और एकदम बीच का 15% हिस्सा कोर कहलाता है। और पता है, ये 1% वाली क्रस्ट भी हर जगह एक जैसी नहीं होती। महाद्वीपों के नीचे वाली क्रस्ट सिलिका और एल्यूमिना से बनी है, इसे सियाल कहते हैं, और ये करीब 30 किलोमीटर मोटी है। लेकिन महासागरों के गहरे तल के नीचे की क्रस्ट सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, जिसे सीमा कहते हैं, और ये सिर्फ 5 किलोमीटर मोटी है। जमीन और समंदर के नीचे का ये फर्क सच में कमाल का है। पृथ्वी के असली आकार का अंदाजा लगाने के लिए बस इस नंबर पर गौर कीजिए, 6371 किलोमीटर। ये हमारी पृथ्वी का रेडियस है। ये इतनी विशाल है कि इंसान द्वारा खोदी गई दुनिया की सबसे गहरी खदान भी सिर्फ 4 किलोमीटर तक ही जा पाई है। तो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना, वो तो समझ लीजिए व्यावहारिक रूप से नामुमकिन ही है। भाग 3 की तरफ बढ़ते हैं, चट्टानें और उनका शानदार चक्र। चट्टानें मुख्य रूप से 3 तरह की होती हैं। पहली, आग्नेय या इग्नेस चट्टानें। ये सीधे पिघले हुए मैग्मा के ठंडे होने से बनती हैं। इन्हें प्राइमरी चट्टानें भी कहा जाता है। दूसरी होती हैं अवसादी या सेडिमेंट्री चट्टानें। जब चट्टानों के छोटे टुकड़े एक के ऊपर एक दबते जाते हैं तब ये बनती हैं। और मज़े की बात यह है कि इन्हीं के अंदर हमें प्राचीन जीवाश्म यानी फॉसिल्स मिलते हैं। तीसरी हैं कायांतरित या मेटामॉर्फिक चट्टानें। ये वो चट्टानें हैं जो अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण अपना पूरा रूप ही बदल लेती हैं। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है। मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय चट्टान बनता है, फिर मौसम की मार उसे तोड़ फोड़कर अवसादी चट्टान में बदल देती है। भयंकर ताप और दबाव उसे कायांतरित कर देते हैं और अंत में अत्यधिक गर्मी में वो फिर से पिघलकर मैग्मा बन जाता है। हमारी पृथ्वी की फैक्ट्री में चीजें लगातार टूटती और नई बनती रहती हैं। भाग 4। आंतरिक हलचल। पृथ्वी के अंदर अचानक क्या होता है? यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। जब पृथ्वी के अंदर मौजूद ये विशाल प्लेटें अचानक से खिसकती हैं तो आखिर होता क्या है? इसका असर सतह पर कैसे महसूस होता है? आइए देखते हैं। इसे समझने के लिए हमें इन 2 बलों को देखना होगा। एक है एंडोजेनिक यानी अंतर्जनित बल। ये पृथ्वी के अंदर काम करते हैं और एकदम अचानक से भूकंप या ज्वालामुखी जैसी घटनाएं पैदा करते हैं। दूसरे हैं
एक्सोजेनिक यानी बहिर्जनित बल। ये सतह पर काम करते हैं, जैसे हवा और पानी, जो बहुत ही धीरे धीरे जमीन को तराशते हैं। जब अंतर्जनित बल अचानक काम करते हैं तो भयानक भूकंप आते हैं। अब देखिए, पृथ्वी के अंदर जिस बिंदु से ये कंपन शुरू होता है उसे फोकस कहते हैं, और ठीक उसके ऊपर सतह पर जो पॉइंट होता है उसे एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एपिसेंटर के आसपास ही सबसे भयंकर झटके महसूस किए जाते हैं, और यहीं से भूकंपीय लहरें बाहर की तरफ तेजी से फैलती हैं। और अब हमारा पांचवा हिस्सा, बाहरी बल और स्थलाकृतियां। अपक्षय यानी वेदरिंग और अपर्दन यानी इरोजन। ये दो शब्द अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं, लेकिन अंतर बहुत साफ है। वेदरिंग का मतलब है चट्टानों का अपनी ही जगह पर टूटकर कमजोर होना, और इरोजन ये वो फोर्स है जो उन टूटे हुए टुकड़ों को बहाकर या उड़ाकर ले जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी सतह पर पड़े ढीले पाउडर को आप फूंक मारकर उड़ा दे। नदियों का ही उदाहरण ले लीजिए। जब कोई नदी ऊंचे पहाड़ों से समंदर की तरफ भागती है तो वो पूरे लैंडस्केप को बदल देती है। कठोर चट्टानों से गिरता पानी वाटरफॉल बनाता है, जैसे एंजल फॉल्स। मैदानी इलाकों में नदी सांप की तरह बल खाती है, जिसे मेंडर कहते हैं। जब कोई हिस्सा कटकर अलग होता है तो गोखुर झील बनती है। किनारों पर मिट्टी जमा होने से तटबंध बनते हैं, और अंत में समंदर तक पहुंचते पहुंचते नदी कई शाखाओं में बंटकर एक विशाल डेल्टा बना देती है। समंदर की लहरों की विनाशकारी शक्ति भी हैरान करने वाली है। सबसे पहले ये लगातार टकराकर चट्टानों में समुद्री गुफाएं बना देती हैं। फिर जब ये गुफाएं आर पार हो जाती हैं तो एक खुली हुई तटीय मेहराब बन जाती है। कुछ समय बाद इसकी छत भी गिर जाती है और सिर्फ खंबे जैसी दीवारें बचती हैं, जिन्हें स्टैक कहते हैं। और अंत में लहरें इन्हें भी घिसाकर छोटे स्टंप में बदल देती हैं। बर्फ और हवा के काम करने का तरीका एकदम अलग है। ग्लेशियर यानी हिमनद किसी बुलडोजर की तरह काम करते हैं। वे अपने साथ चट्टानें और मिट्टी धकेलते हैं, और पिघलने पर जो मलबा छोड़ते हैं उसे हिमोड़ या मोरेन कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेगिस्तान में हवा बहुत ही बारीकी से काम करती है। ये चट्टानों को नीचे से ज्यादा काटती है, जिससे वो छतरी की तरह दिखने लगती हैं। इन्हें हम मशरूम रॉक्स कहते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हमारे सामने आता है। जब हम जानते हैं कि हमारा ग्रह लगातार हिल रहा है, पिघल रहा है और खुद को फिर से बना रहा है, तो हमें अपनी जीवन शैली को इन प्राकृतिक ताकतों के हिसाब से कैसे ढालना चाहिए? हम इस बदलती हुई प्रकृति का सम्मान कैसे कर सकते हैं? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस जानकारी को अपने साथ रखिए और अपने आसपास की दुनिया को अब एक नए नजरिए से देखिए।